ढूंढने वालों को, पढ़ने वालों को, सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जो मैंने मुंतखब किया है वो मेरी नज़र में बहुत अहम है और शायद सबसे अहम है। जो मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ उसका मकसद भी यही है और उसके अलावा इस पे मैंने बहुत वक्त लगाया है। इस पे मैंने इसलिए वक्त लगाया है कि ये एक बड़ा फंडामेंटल मसला है, ये एक बड़ा बेसिक मसला है, ये एक बहुत ही मेन मसला है। और वो मेन मसला ये है कि लर्निंग को किस तरह बेहतर किया जाए, कैसे सीखा जाए। और मुझे ये परेशानी होती है जब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ कि हम इतने सारे साल एजुकेशन में लगाते हैं, लर्निंग में लगाते हैं, हम ट्रेनिंग में लगाते हैं, उसके साथ साथ क्लासरूम एक्टिविटीज़ पे लगाते हैं, किताबें भी पढ़ लेते हैं अगर कोई पुश करे तो, मगर उसके बावजूद लर्निंग आउटकम्स नहीं है। यानी कि 16 साल एक नौजवान ने तालीम पे खर्च किए, 16 साल बाद जब वो मार्केट में आएगा या वैसे किसी के सामने आएगा तो उसके पास बदकिस्मती से अपने आप को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। वो किसी टेस्ट होगा कोई इंडिपेंडेंटली तो उसमें स्ट्रगल करेगा, कोई इंटरव्यू होगा उसमें स्ट्रगल करेगा, बाहर जाएगा उसमें स्ट्रगल करेगा। तो मैंने बड़ा इस पर सोच रहा था काफ़ी महीनों से कि आखिर क्या ऐसा कोई मॉडल हो जो कि जिसको मैं एक्सप्लेन कम से कम कर सकूं कि ये लर्निंग का मॉडल है। मैंने पढ़ा भी काफ़ी है, उस पर काफ़ी मटेरियल भी मौजूद है। ज़ाहिर है ये एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, मगर जो मेरी राय में, ज़ाहिर है अपने तजर्बात की रोशनी में मैं और अपनी मुशाहिदे की रोशनी में और मुताले की रोशनी में, वो ये है कि आप किसी भी चीज़ पे कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते जब तक आप उसको खुद करके ना देखें। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, ये इतने आसान होते तो अभी तक हल हो चुके होते। तो कम्प्लेक्सिटी को लेकिन एक्सप्लेन सिंप्लिसिटी के साथ करना चाहिए। अब कम्प्लेक्सिटी को सिंप्लिसिटी में जब आप चेंज करते हैं उसके दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि सारी कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड करें, एब्जॉर्ब करें, उसको डील करें, उसके साथ एंगेज करें। और दूसरा रास्ता यह है कि उसको बाईपास करें और जो समझ में आए वो बता दें और एक सिंपल से सोल्यूशन बता दें। सोल्यूशन होना सिंपल चाहिए लेकिन उसके बैकग्राउंड पे तो कम्प्लेक्सिटी को बीच में इंक्लूड होना चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। मेरी राय में इसका सिंपल सॉल्यूशन है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो शायद बताने में सिंपल लगे, करने में मुश्किल लगे, मगर मुश्किल काम अगर नहीं होता तो अगेन फिर सारे लोग बड़ी आसानी से कर लेते। लेकिन मुश्किल काम आसान हो जाते हैं अगर उसको हैबिट बना लिया जाए, और अगर सारे लोग हैबिट बना लेंगे तो वो आसान हो जाएगा। दुनिया के बहुत से मुल्कों में तरक्की कर ली है, वो लर्निंग इकोनॉमीज बन गए हैं, वो नॉलेज इकोनॉमीज बन गए हैं, वो आगे चले गए हैं और वो इसी तरह ही गए हैं। तो लर्निंग मॉडल है क्या? मेरी राय में लर्निंग मॉडल के या सीखने के 5 स्टेप्स हैं। मैं उसको शुरू करता हूं। सबसे पहला स्टेप तो रीड है। अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं किताबों के अलावा भी हम सीखना चाहते हैं तो आप रीड को सी कर लीजिए। आप ये कह दीजिए कि पढ़ना भी गोया देखना ही होता है ना किताब को, तो आप ये कर लीजिए कि जी सी हम मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं या लिसन, टीचर से सुन रहे हैं। ऑल्दो नॉलेज जो है वो एट वन टाइम एक जगह पे होना बड़ा मुश्किल है कि कोई बता दे और सारा कुछ बता दे, तो आपको रेफर बैक तो करना पड़ेगा। तो हम अपनी आसानी के लिए ये कह लेते हैं कि रीड सबसे पहला स्टेप। अब रीड का क्या मतलब है? रीड का क्या मतलब ये है कि ये जो पीछे मेरी किताबें पढ़ी हैं इनको मैं पढ़ता चला जाऊं और उसके बाद बैठ जाऊं आराम से और ये गिनता जाऊं 10 किताबें पढ़ ली, 20 किताबें पढ़ ली। रीड का बुनियादी मतलब है उसका मतलब समझना। सो रीड इज जस्ट टू गेट द मीनिंग। अब मीनिंग किस चीज का? मीनिंग है नंबर 1 पे तो उन लफ्जों का। जो रीडिंग इबारत वो क्या है? वो लफ्ज हैं, वो जुमले हैं, वो पैराग्राफ हैं और वो मजमून है और वो चैप्टर हैं और किताब है। तो आपको लफ्जों का मतलब आता हो, यानी वोकैबुलरी ज़ाहिर है वो आ ही जाती है, जुबान आपने सीख ही ली होती है 16 साल या 14 साल की पढ़ाई के बाद। फिर आपको उसके जुमले का मतलब आता हो, तो अक्सर लफ्जों को जब इकट्ठा जोड़ा जाता है तो उनका मतलब बदल जाता है, जो एक एक करके लफ्जों का मतलब होता है, तो वो आपको आता हो। फिर आपको पैराग्राफ का मतलब आता हो और फिर आपको इसी तरह पूरे मजमून का मतलब आता हो। तो सबसे पहला है रीड का मकसद, आपको उसका मतलब आता हो। अब मतलब आ गया आपको, मगर उसके बाद क्या होगा? रीड के बाद अगला स्टेप है अंडरस्टैंड का। अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। सो रीड में और अंडरस्टैंड में क्या फ़र्क है? रीड में और अंडरस्टैंड में मेरी नज़र में फ़र्क यह है कि रीड है उसका मतलब जानना और अंडरस्टैंडिंग है उसका मैसेज जानना। मैसेज का मतलब यह है कि वो भाई राइटर कहना क्या चाहता है, जो बंदा आपके सामने इल्म दे रहा है वो कहना क्या चाहता है, ये है अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, हम क्या करते हैं? हम पहले तो जब रीड करते हैं हमें मतलब ही उसको क्लियर नहीं होता, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग भी हम कभी कभी करते हैं, उसके बाद फिर हम लॉस्ट होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं?
हम कहते हैं इसको याद कर लो, हम उसको मेमोराइज कर लेते हैं, ना हमें उसका मतलब पता होता है, ना हमें उसका मैसेज पता होता है, और फिर हम टकरे मारते रहते हैं और अपनी मेमोरी को इतना पनिश करते हैं, इतना पनिश करते हैं, वो मेमोरी बेचारी भी थक जाती है। वर्किंग मेमोरी में इतना पोटेंशियल नहीं होता, उसको इतनी सारी चीज़ें उसके ऊपर स्टफ की जाएं, और अगर वो स्टफ आप कर भी लेंगे फिर भी आपको हासिल हसूल कुछ भी नहीं होगा। तो दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंड का। अब अंडरस्टैंडिंग तक हम पहुंच गए, इसके बाद क्या है? इसके बाद ये है जिसको मैं कहता हूं थिंक, आसान, सोचना। सोचना हवाई नहीं, सोचना उसके बारे में। अभी तक जो आपने रीड और अंडरस्टैंड किया, आपने अपनी कोई चीज नहीं डाली, आपका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप ये पता कर लें कि उसने क्या कहा है और वो कहना क्या चाहता है। अब थिंक आ गया तीसरा स्टेप। थिंक का मतलब यह है कि आप ये सोचें कि और लोगों ने क्या कहा है, इसने जो कहा है वो क्यों कहा है। तो आप डेटा देखें, एविडेंस देखें, आर्गुमेंट्स देखें, और क्या इसने ठीक कहा है या गलत कहा है। मगर आपने उसके ठीक और गलत का फैसला जो है वो अपने तासुबात की बुनियाद पे नहीं करना, अपने इमोशंस की बुनियाद पे नहीं करना, अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज की बुनियाद पे करना है जो इसी तरीके से आपने लर्न किया होगा। तो आप ये कहेंगे कि ये जो कह रहा है इसको मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूं। तो ये जो पूरा थिंक का प्रोसेस है, ये एक रिटन मटेरियल के साथ आप एंगेज करते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। मैंने एक किताब पढ़ी, फॉर एग्जांपल पीछे से किताब उठा लेते हैं। मैंने ये किताब पढ़ी है, बड़ी मशहूर किताब है ये, पंजाब पे। मैंने सबसे पहले ये देखा कि ये कहते क्या है, तो मैंने मतलब जान लिया। फिर मैंने देखा कि मैसेज क्या है, तो पंजाब के बारे में किताब है, पंजाब की इंपॉर्टेंस के बारे में किताब है। उसके बाद अब मैंने सोचा है कि ये जरूरी नहीं जो कह रहे हो ठीक भी कह रहे होंगे राइटर साहब। फिर मैंने सोचा कि और लोग क्या कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा कि इनका आर्गुमेंट क्या है, फिर मैंने सोचा कि इनकी एविडेंस क्या है, फिर मैंने सोचा कि इनका डेटा क्या है, इनके सोर्सेज क्या हैं, और लोगों ने इनके बारे में क्या कहा। तो ये थिंकिंग का प्रोसेस जो होता है ये बड़ा ही तवील होता है, और ये जो थिंकिंग का प्रोसेस है ये बड़ा पेनफुल भी हो सकता है। ये हम अक्सर नहीं करते। अगर आप ये करेंगे तो तब आप लर्निंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, आपने सोच लिया, चाहे आप ये सोचें पूरी किताब पढ़ के, चाहे एक पैरा पढ़ के, चाहे एक मजमून पढ़ के, मोस्टली आप एक सिटिंग में जो पढ़ते हैं उसके बाद सोचें। तो आप पढ़ें, समझें और सोचें। अब सोचने के बाद क्या, अभी तक आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी से कुछ कहा हो। सोचने के बाद दूसरा तीसरा काम सोचना, तीसरा और चौथा काम है एक्सप्लेन करना। एक दफ़ा आपको मैंने पहले वीडियो बनाई रिचर्ड फाइनमैन पे, तो रिचर्ड फाइनमैन तो एक्सप्लेनेशन पे बहुत जोर देता है। रिचर्ड फाइनमैन कहता है कि आप कोई चीज़ पढ़ें, किसी छोटे बच्चे को एक्सप्लेन करें, और अगर आप सही एक्सप्लेन नहीं कर सके, आपके गैप्स हैं उनको फिर फिल करें। एक्सप्लेन करना बड़ा अहम है। एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि अब जो आपकी थिंकिंग थी ना उसको जुबान मिल गई है, और हमारे दिमाग में बड़े ख्यालात गर्दिश करते रहते हैं। जब उनको जुबान मिलती है तो तब हमें पता चलता है कि हमें कितना पता है और कितना नहीं पता। तब हमें यह पता चलता है कि जो हमें पता है उसमें कोई स्ट्रेंथ है या वीकनेस है। तब हमें यह पता चलता है कि जो हमें पता है वो हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तब हमें पता चलता है कि जो हमें पता है वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। तब हमें पता चलता है कि जो हमें पता है उसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो आपने एक्सप्लेन करना है। जाहिर है जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें ट्यूटोरियल इसीलिए रखे जाते हैं कि पहले आपको मटेरियल दिया जाता है, वो आप पढ़ के जाते हैं, फिर टीचर लेक्चर देता है, वो आपको उसके इश्यूज एड्रेस करता है। उसके बाद आप बैठ जाते हैं, फिर आप एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे को, अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। अगर आपको कोई एक्सप्लेन करने वाला नहीं मिल रहा तो अपने आप से एक्सप्लेन कीजिए, उसको बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि आपको पता है, और किताब पढ़े बगैर। अब आपने बता दिया, अब आखिरी स्टेप है, वो क्या है, वो भी हम कभी नहीं करते, वो है राइट। फिर उसको लिखें, उसका कुछ खुलासा लिखें, उसके बारे में लिखें। सारी जो सिविलाइजेशन है मगरबी वो लिखने पे बेस्ड है, वो किताबों पे बेस्ड है। और किताबें जरूरी नहीं कि आप जो लिखेंगे वो बड़ा आला मेयार का होगा, लेकिन आपके लिए वो प्रैक्टिस होगी। आप यकीन करें, मैं आपको अपनी प्रैक्टिस बताता हूँ कि मुझे को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं कहीं पब्लिश भी नहीं करवाता, मुझे अब इतना शौक भी नहीं रहा, मगर इसके बावजूद मैं डेली 15-20 सफ़े लिख लेता हूँ। वो इसलिए कि जो मैं पढ़ता हूँ फिर उसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे ये ज़रूरत महसूस होती है कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ किस चीज़ में। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ, ये मेरा जर्नल है, ये पूरा। मेरी लिखाई बड़ी ख़राब है वैसे, इसके कोई
350 पेजेस हैं, 350 पेजेस, और ये मैंने कोई 3 महीने में लिखे हैं। सो हर 3 महीने बाद मैं एक ऐसी मोटी किताब जो है ना वो खाली लेता हूँ और उसको मैं भरना शुरू कर देता हूँ। तो एवरेज 10 से 12 सफ़े में लिखता हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो मैं लिखता हूँ। उससे ऑर्गेनाइजेशन आती जा रही है। तो आप भी अपने अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन पैदा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपका टेस्ट होना है तो वो किस चीज़ पे होना है? वो लिखने पे होना है या एक्सप्लेनेशन पे होना है? यानी कि यहाँ इंटरव्यू होगा या टेस्ट होगा। और हम जिस चीज़ पे हमने टेस्ट होना है उसको साल बाद करते हैं। हम क्या करते हैं? हम सारा साल पढ़ते रहते हैं, पढ़ते होंगे लेकिन लिखते नहीं हैं। फिर यकदम जाके उसी पढ़ाई हुई को फिर हम कोशिश करते हैं कि अब लिख लें। तो भाई ऐसे ही है ना कि जैसे बंदा मोटरसाइकिल एक दफ़ा स्टार्ट करे, फिर मोटरसाइकिल को बयान करना शुरू कर दे, वैसी है, ऐसी है, इसकी आवाज़ है, इसके अंदर ऑयल डलता है, इसकी लाइट है, और चलाए ना। और फिर फाइनली एक दिन जब कोई बहुत इमरजेंसी हो जाए, मोटरसाइकिल पर बैठ जाए, तो एक्सीडेंट ही होना है ना। आप रोज़ लिखेंगे तो आपकी लिखने की मशक होगी और आपको अपना एनुअल इम्तिहान, CSS का इम्तिहान कुछ लगेगा ही नहीं। और जब आप लिखेंगे तो आप सोचेंगे कि इन सवालों को आपने जवाब कैसे देना है। हमारी इतनी बड़ी बदकिस्मती है, मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि हम रीड से डायरेक्ट राइट करा देते हैं। जो पढ़ाते हैं कहते हैं पढ़ो और उसके बाद लिख दो। उसके बीच में 3 इतने बड़े काम हैं: अंडरस्टैंड, थिंक और एक्सप्लेन। अगर हम वो कराएंगे तो हमारी लर्निंग हो जाएगी और आपके पास से वो चीज़ कभी नहीं जाएगी और आपकी मेमोरी में वो चीज़ें पक्की हो जाएंगी, बजाय इसके क्या आप रट्टा मार के उनको पक्का करें जब आपको उसका मतलब ही ना पता हो। इन 5 स्टेप्स पे गौर कीजिए। मेरी राय में ये बहुत अहम है। मेरा दिल ये चाहता है मैं ये लिख के लोगों को बताऊं, मैं ये चौकों पे लटका दूं, मैं ये क्लासरूमों में बता दूं कि खुदारा ये कर लें। एग्जैक्ट ये ना करें, कुछ इससे मिलता जुलता कर लें, मगर कोई ऐसा काम कर लें कि आपको जो पढ़ते हैं उसकी समझ आ जाए, आप उसको बता सकें और आप उसको लिख सकें और आप उसको अपने अल्फाज दे सकें। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।